हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियोस में हमने पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी। पियाजे ने बताया कि बच्चा कैसे सोचता है, वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चा कैसे सीखता है। लेकिन आज एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चा ये कैसे डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत। और सिर्फ बच्चा ही क्यों, हम सब अपनी लाइफ में रोज मोरल डिसीजंस लेते हैं। और आज का टॉपिक सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि रियल लाइफ के लिए भी काफी यूजफुल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करिए। मान लीजिए आप मेट्रो स्टेशन के बाहर चल रहे हैं। अचानक आपको एक वॉलेट मिलता है। वॉलेट के अंदर है 5000 रुपीज और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पैसे रख लेंगे। ऑप्शन बी, वॉलेट पुलिस को दे देंगे। ऑप्शन सी, ऑनर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 लोग हैं, सेम वॉलेट है, लेकिन 3 अलग डिसीजंस लिए गए। क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने क्या किया, क्वेश्चन ये है कि उसने वो डिसीजन क्यों लिया। एग्जैक्टली इसी क्यू को एक्सप्लेन करते हैं लॉरेंस कोलबर्ग और इसी को कहते हैं मॉरल रीजनिंग। तो कोलबर्ग एक्शन से ज्यादा रीजनिंग में इंटरेस्टेड थे। अब बात करते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग कौन थे। वह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और जीन पियाजे के स्टूडेंट थे। पियाजे से इंस्पायर होकर उन्होंने सोचा, पियाजे ने तो बता दिया कि बच्चे की थिंकिंग कैसे डेवलप होती है, लेकिन मोरल थिंकिंग कैसे डेवलप होती है। इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते उन्होंने थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट दी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोलबर्ग ना मोरल बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं करते, वो एक्सप्लेन करते हैं मोरल रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग करते हैं, एक्शन दोनों का सेम है, लेकिन रीजन अलग हो सकते हैं। जैसे पहला स्टूडेंट बोलता है कि टीचर उसे पकड़ लेंगे या डांटेंगे, लेकिन दूसरा स्टूडेंट बोलता है चीटिंग करना गलत है। देखा, एक्शन सेम है कि दोनों चीटिंग नहीं कर रहे, लेकिन दोनों ने रीजन डिफरेंट दिया। और कोलबर्ग के अकॉर्डिंग रीजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? मोरल रीजनिंग। अब समझते हैं कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। मतलब राइट और रॉन्ग में डिफरेंस समझना, एथिकल डिसीजंस लेना, वैल्यूज डेवलप करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल एआई टूल्स का यूज बहुत ही कॉमन हो गया है। सपोज करो कि एक टीचर ने असाइनमेंट दिया, एक स्टूडेंट पूरा असाइनमेंट एआई से कॉपी पेस्ट कर देता है और दूसरा स्टूडेंट एआई सिर्फ आइडियाज के लिए यूज करता है और फाइनल आंसर खुद लिखता है। अब दोनों ने एआई का यूज किया, लेकिन उनकी मोरल थिंकिंग अलग है। किसी को सिर्फ मार्क्स चाहिए, किसी को ऑनेस्टी भी इंपॉर्टेंट लगती है। इसी डिफरेंस को कोलबर्ग एक्सप्लेन करते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट का रिलेशन सिर्फ रूल से नहीं है, रीजनिंग से है। अब आते हैं बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट पर, दैट इज हिंस डिलेमा। तो एक स्टोरी सुनो। एक वुमेन है, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उसकी लाइफ बचाने के लिए ना एक ही मेडिसिन चाहिए, और वो मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है। एक ही स्टोर पे मिलती है, लेकिन वो ओनर उसे बहुत महंगा कर देता है। उसका हस्बैंड जो है, हिंस है, तो वो किसी तरह पैसे अरेंज नहीं कर पाता। वो बहुत मनाने की कोशिश करता है ओनर को कि मैं बाद में पैसे दे दूंगा, ऐसे ये सब होता है। अब उसके साथ बस एक ही ऑप्शन बचा, क्या कि मेडिसिन चुरा ले। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हिंस को मेडिसिन चुरा लेनी चाहिए? और ऑनेस्टली सोचिए, आप होते तो आप क्या करते? कुछ लोग बोलेंगे हाँ, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, चुराना गलत है। तो प्लॉट ट्विस्ट ये है कि कोल्बो को आंसर में इंटरेस्टेड था ही नहीं। उन्हें सिर्फ एक चीज जाननी थी कि आपने जो आंसर दिया उसके पीछे रीजन क्या है। और इसी रीजनिंग की बेस पर उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस बताए। अब हम चलते हैं 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट पे। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट को 3 लेवल और 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ऐसे समझो, सबसे पहले मैं आता हूँ, फिर सोसाइटी, फिर प्रिंसिपल्स, इस तरह, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी से। तो यहाँ पर बच्चा मेनली अपने बारे में सोचता है, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, यही उसकी थिंकिंग होती है। दूसरा है कन्वेंशनल लेवल। अब थोड़ा बड़ा हो गया है, तो वो पर्सन जो भी है सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशन को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है। जैसे लोग क्या कहेंगे, रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये थिंकिंग यहाँ पे डेवलप होती है। और लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल। मतलब यहाँ अब और भी ज्यादा बड़ा हो गया है, तो उसे लॉ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो
जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन वैल्यूज के बेसिस पर डिसीजन लेता है, और ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो हर पर्सन इस लेवल तक नहीं पहुंचता, इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। अब शुरू करते हैं। ये पे है लेवल, और हर लेवल की दो दो स्टेज है, तो 3 लेवल हुए और 6 स्टेजेस हुए, और इनके नाम है। अब स्टार्ट करते हैं। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी और लेवल, ये जनरली यंग चिल्ड्रन में देखा जाता है, जैसे हमने पढ़ा, और यहाँ बच्चे का फोकस होता है अपने आप पर कि मेरे साथ क्या होगा। स्टेज 1 समझते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। मतलब जैसे टीचर क्लास से बाहर जाते वक्त बोलती है आवाज मत करना, शोर मत करना, लेकिन टीचर के जाते ही सब बच्चे बात करने लग जाते हैं। लेकिन एक बच्चा चुपचाप बैठा है, आप पूछते हो क्यों, तुम बात क्यों नहीं कर रहे, वो बोलता है कि मैम डांटेंगी। यानी डिसीजन किसके बेस पे लिया गया, डर के बेस पर, फियर के बेस पर। और यही है स्टेज 1। स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, अब उसकी थिंकिंग होती है व्हाट्स इन इट फॉर मी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें अपना होमवर्क दिखाऊंगा और तुम मुझे अपने कलर्स दे देना, या फिर मैं मम्मी की हेल्प करूंगा तो मम्मी मुझे चॉकलेट देंगी। यानी गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे बेस्ड है ये, और इसे टिट फॉर टैट की स्टेज भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि रोहन होमवर्क सिर्फ इसलिए कंप्लीट, कोई भी बच्चा है वो होमवर्क सिर्फ इसलिए कंप्लीट करता है क्योंकि उसकी मम्मी उसको संडे को पिज्जा खिलाएंगी। तो ये कौन सी स्टेज है, स्टेज 2। सो अब तक हमने प्री कन्वेंशनल लेवल समझा, यहाँ बच्चे की थिंकिंग थी मुझे पनिशमेंट मिलेगी या रिवॉर्ड। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी थिंकिंग और भी थोड़ी मैच्योर होने लगती है। अब वो बस अपने बारे में नहीं सोचता, वह सोचता है लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है। और यहीं से शुरू होता है कन्वेंशनल लेवल। ये सेकंड लेवल है और इसकी 2 स्टेज है। और इस लेवल में फोकस किस पर होता है, सोसाइटी पर, रूल्स पर, रिलेशनशिप्स पर। स्टेज 3 समझते हैं, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में ना बच्चा या पर्सन चाहता है कि लोग उसे एक अच्छा इंसान समझे। जैसे टीचर क्लास में पूछती है कि मेरी हेल्प कौन करेगा, रेड पेन कौन देगा, एक स्टूडेंट तुरंत हेल्प कर देता है। अब जरूरी ये नहीं है कि उसे रिवॉर्ड चाहिए, हो सकता है उसे बस ये फील हो कि टीचर को लगे कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। और ऑनेस्टली हम सब ने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये स्टेज एक्सपीरियंस किया है, जैसे स्कूल में, पेरेंट्स के सामने, या ऑफिस में भी। हम कभी कभी अच्छा बिहेवियर इसलिए भी दिखाते हैं क्योंकि हमें अप्रिशिएशन मिलती है। यही है गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन की स्टेज। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स या इन्फ्लुएंसर चैरिटी वर्क करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ये सब करते हुए अपनी वीडियो शेयर करते हैं। कुछ लोग तो जनरली अवेयरनेस के लिए करते हैं पोस्ट, और कुछ लोग सिर्फ अप्रिशिएशन या लाइक्स के लिए। तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग एक्शन तो सेम है, लेकिन रीजनिंग क्या है, डिफरेंट हो सकती है। अब हम चलते हैं स्टेज 4, लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब पर्सन थोड़ा और मैच्योर हो जाता है, अब उसकी थिंकिंग होती है रूल्स सबके लिए एक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात के 2 बजे हैं, रोड ऑलमोस्ट है एम्प्टी है, ट्रैफिक सिग्नल भी रेड है, फिर भी एक पर्सन ना सिग्नल क्रॉस नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसका ये मानना है कि रूल्स फॉलो करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट और यहाँ पर्सन ना सिर्फ पनिशमेंट से नहीं डरता, वो बिलीव करता है कि अगर सब रूल्स तोड़ने लगेंगे तो सोसाइटी ना प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। और यही कौन सी स्टेज है, लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। एक और एग्जांपल कि एक स्कूल में बच्चा है, वो हमेशा अपनी आईडी कार्ड इसलिए पहनता है क्योंकि उसको लगता है कि स्कूल के रूल्स हैं और उसे फॉलो करने चाहिए। तो स्टेज 4 कौन सी हो गई, लो एंड ऑर्डर की। अब आते हैं हाईएस्ट लेवल पर, दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये लेवल हर पर्सन अचीव नहीं करता। यहाँ पर्सन सिर्फ रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, वो सोचता है कि क्या ये रूल फेयर भी है, क्या इस डिसीजन से जस्टिस हो भी रहा है। स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन समझते हैं। जैसे एक स्कूल में रूल है कि लाइब्रेरी सिर्फ सीनियर स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। अब कुछ टीचर्स और स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि ये रूल तो बहुत अनफेयर है, जूनियर स्टूडेंट को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब वो रूल नहीं तोड़ रहे, वो डेमोक्रेटिक तरीके से उसे चेंज करना चाहते हैं। और यही क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर्सन मानता है कि रूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जरूरत हो तो रूल्स बदले भी जा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ से। जैसे आज भी स्कूल में नए रूल्स
बनते रहते हैं, कभी मोबाइल पॉलिसी चेंज होती है, कभी एग्जामिनेशन पैटर्न। तो ये चेंजेस इसलिए किए जाते हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाना होता है। और ये थिंकिंग है किसको रिफ्लेक्ट करती है? स्टेज फिफ्थ को। अब आता है हाईएस्ट स्टेज, दैट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पर्सन का फोकस होता है जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी, डूइंग व्हाट इज मॉरली राइट इवन इफ इट ब्रेक्स द लॉ। यहाँ डिसीजन लॉ से भी ऊपर यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज के बेसिस पर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी क्लास में एक बच्चा है, बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी की वजह से उसे बहुत परेशान बुली किया जा रहा है। एक स्टूडेंट उसके सपोर्ट में खड़ा होता है, हो सकता है उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाए, फिर भी वो इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड लेता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए इंसानियत और इक्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है? यही है स्टेज 6। अब आप बताओ कि क्या सिर्फ लॉ फॉलो करना इनफ है या कभी कभी जस्टिस को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? इसी डिफरेंस को गोल्डबर्ग एक्सप्लेन करते हैं। अब आते हैं कि टीचर के लिए इस थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस है। टीचर का काम सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करना नहीं होता है, टीचर को स्टूडेंट की मोरल रीजनिंग भी डेवलप करनी चाहिए। कैसे? डिस्कशन करके, रियल लाइफ सिचुएशन डिस्कस करके, स्टोरीज का यूज करके, रोल प्ले करवाकर, ग्रुप डिस्कशन करवाकर, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछकर। फॉर एग्जाम्पल, टीचर को ये नहीं पूछना चाहिए क्या चीटिंग गलत है, बल्कि टीचर ऐसे पूछ सकता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि चीटिंग गलत है? देखा, क्वेश्चन सेम टॉपिक का है लेकिन थिंकिंग लेवल कंप्लीटली क्या हो गया? चेंज हो गया। और इसी तरह के जो हॉट्स होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी इसी तरह की क्वेश्चन से डेवलप कर सकते हैं हम लोग। अगर आप ऐसे टीचर हो तो आप स्टूडेंट की मोरल डेवलप करने के लिए कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे? अब बताना। अब बात करते हैं हम थ्योरी के लिमिटेशंस की। क्रिटिसिज्म, कि कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, वी ऑल नो। तो कोलबर्ग की भी थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म है। सबसे पहले उन्होंने ना मोरल रीजनिंग को इम्पोर्टेंस दी और इमोशंस को कंपेरेटिवली कम इम्पोर्टेंस मिली। कभी कभी हम डिसीजन ना लॉजिक से नहीं, अपने इमोशंस और फीलिंग से लेते हैं। और सेकंड, जैसे रिसर्च मेनली ना बॉयज पर की गई तो ये जेंडर बाइज्ड है, इसलिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये थ्योरी जो है हर इंडिविजुअल को इक्वली रिप्रेजेंट नहीं करती। नेक्स्ट, जैसे कि रियल लाइफ में ना जो लोग सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि वो अपने बिहेवियर में भी दिखाए। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकना गलत है, लेकिन फिर भी कई लोग रोड पर कचरा फेंक देते हैं। यानी रीजनिंग और बिहेवियर हमेशा सेम नहीं होते। और कल्चर भी, सबके अलग अलग कल्चर है, तो कल्चर भी हमारी मोरालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। किसी कल्चर में सही माना जाता है, किसी में गलत। तो अब हमें समझ आ गया पियाजे ने क्या पूछा, बच्चा कैसे सोचता है, और कोलबर्ग पूछते हैं कि बच्चा राइट और रॉन्ग के डिसीजन कैसे लेता है। पियाजे ने फोकस करा थिंकिंग पर, कोलबर्ग ने फोकस करा मॉरल थिंकिंग पर। मतलब कोलबर्ग की थ्योरी पियाजे की थ्योरी से इंस्पायर्ड है, यानी पियाजे ने फाउंडेशन दिया और कोलबर्ग ने उस फाउंडेशन का मोरल डेवलपमेंट तक एक्सटेंड किया। तो अब आज हमने क्या पढ़ा? हमने समझा कोलबर्ग कौन थे, उनका फोकस था मोरल रीजनिंग पर, हिंस डिलेमा का कॉन्सेप्ट, 3 लेवल्स और उनके 6 स्टेजेस को हमने डिस्कस करा। प्री कन्वेंशनल लेवल पर बच्चा अपने बारे में सोचता है, कन्वेंशनल पे वो थोड़ा बड़ा होता है, वो सोसाइटी के बारे में सोचता है, और पोस्ट कन्वेंशनल पर वो प्रिंसिपल्स जैसे ह्यूमैनिटी, इन सब पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, और आपको ये याद रखना है कि कोलबर्ग वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन योर रीजन, वो आपके रीजन में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ना कि तुम्हारे आंसर में। तो आज हमने कोलबर्ग की थ्योरी नहीं पढ़ी, बल्कि ये भी समझा कि हमारे डिसीजंस के पीछे जो रीजनिंग होती है वही हमारे मोरल डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।